नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी मेडिकल के पाठ्यक्रम में प्रवेश की नीट यूजी परीक्षा की। आपको मालूम होगा कि नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिससे पूरे देश में इस समय हंगामा मचा हुआ है। एनटीए सवालों में है, सरकार सवालों में है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। तो आज मेरी चर्चा इसी पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त दिखा और उसने कई कड़े सवाल भी सरकार से किए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि तुमको किससे सीख लेनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत जी। सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हम आपको बता दें कि सत्यम जी भी इस मामले में एक पक्षकार की ओर से वकील हैं। तो सत्यम जी हमको ये बताएंगे यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और कोर्ट ने कैसे कैसे सवाल किए। थोड़ा सा जरूर हम आपको बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही पे जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि तुम यूपीएससी से कुछ सीखो जिसके कभी पेपर लीक नहीं होते हैं। और तीसरी चीज बहुत बड़ी कही सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार जो है वो अब हलफनामा दाखिल करके बताएगी कि आखिर अगली बार जो परीक्षा होने जा रही है उसमें वो ऐसे कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे कि 2024 और अभी जो 2026 का पेपर लीक हुआ है ये घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार कतई गंभीर है इस मामले में और प्रधानमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जानते हैं सत्यम जी से। सत्यम जी नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। नमस्कार मैम, धन्यवाद। आज मैम मैं इसमें आरजेडी सांसद डॉक्टर ध्रुव चौहान और अन्य याचिकाकर्ताओं को इसमें जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज मामला जैसे ही शुरुआत हुआ मामले की, तो मामले की शुरुआत में जस्टिस नरसिम्हा की बेंच थी, जिसमें जस्टिस नरसिम्हा में सबसे पहला सवाल किया कि क्योंकि आज राधा कृष्णन खुद अपीयर थे, और आलोक आराधे के बेंच की बेंच थी, तो उसमें उन्होंने पहला सवाल किया कि जो है क्योंकि इन्होंने इधर थे, राधा कृष्णन थे, उन्होंने अपनी चीज़ों को रखना शुरू किया। बट पहला सवाल ही उन्होंने शुरू किया कि इतनी सब कमेटीज आपने बनाई, इतने रिपोर्ट बनाए, उसके बाद भी ये फेलियर क्यों है। एक पहला सवाल उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की। दूसरा उन्होंने बोला कि फिर वापस राधा कृष्णन ने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि 35 रिकमेंडेशन लॉन्ग रन के लिए दिए हैं, 60 रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं, जिसमें से बहुत सारे इम्प्लीमेंट हो गए, बहुत सारे नहीं हुए। बट सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है। अकाउंटेबिलिटी पे जोर इसलिए दिया क्योंकि इतने सब के बावजूद भी पेपर लीक के मामले तो रुक नहीं रहे। 2017 से एनटीए आया मैम, 2019, 2021, देन 2024, अब 2026। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेटी बनाई, उसके तहत ये सारी राधा कृष्णन की कमेटी बनी, रिपोर्ट चल रहे थे, उसके बावजूद वापस पेपर लीक हुआ। तो पहला जो अकाउंटेबिलिटी पे इसीलिए दिया गया कि जब तक इंडिविजुअल शोल्डर पे जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं जाएगी, उसको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नहीं निर्धारित हो पाएगा कि पेपर लीक शुरू कहाँ से हुआ। पहला तो ये हुआ। दूसरा उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा टारगेट सवाल उनका ये था कि जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, जो एडहॉक का फिनोमेना, एडहॉक का फिनोमेना ऐसे है कि जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की जो बात उन्होंने जो टर्म यूज किया वो एडहॉक से ही लेकर के है। क्योंकि सवाल क्या है कि जब उन्होंने, आपने अगर हियरिंग देखी हो तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ कितने परमानेंट एम्प्लॉय, तो इन्होंने जवाब दिया 25। उसका यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि एनटीए में कितने स्थायी लोग हैं, स्थायी कर्मचारी हैं परमानेंट। तो राधा कृष्णन साहब जो स्टीयरिंग का मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 25। तब कोर्ट ने कहा, जस्टिस पीएस नरसिम्हा साहब ने, कि ये एडहॉकिज्म ही हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूशन को खराब किए हुए जी। क्योंकि उसका प्रॉब्लम ऐसा होता है माला जी कि जब आप एडहॉक का जो भी पर्सन होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा उसको इनसिक्योरिटी रहेगी। पहला तो ये। दूसरा ये कि जब वो जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में नया आता है। बट परमानेंट में क्या है कि जब जाता है तो नंबर 2 रेडी रहता है। इसको उन्होंने अपने रजिस्ट्रार, अपने जो कोर्ट के रजिस्ट्रारों से कंपेयर करते हुए उन्होंने बोला कि अगर एक जाता है तो हम दूसरे को तैयार करते हैं, क्योंकि वो तैयार किया हुआ होता है और चला जाता है। एडहॉक में क्या है कि एक चला गया, फिर आप फ्रेश एंट्री लेते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा उन्होंने साथ ही साथ सवाल किया कि अपने देश में यूपीएससी जैसी भी संस्थानें हैं जो एग्ज़ाम करा रही हैं, रेलवे जैसे भी संस्थानें जो एग्ज़ाम करा रही हैं, जहाँ पे पेपर लीक के मामले नहीं हो रहे हैं,
तो उन्होंने बोला कि एनटीए को यूपीएससी, रेलवे जैसे संस्थानों से सबक लिखना चाहिए, सीखना चाहिए, और साथ ही साथ जो एकेडमिक्स हैं, जैसे आईआईटीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे जो है कोलैब करके जो है इस व्यवस्था को, एग्जाम करने की व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए। ये देखिए सत्यम जी, आज जो सुनवाई हो रही थी, बहस हो रही थी, उसमें राधा कृष्णन साहब जो मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई पावर कमेटी उसको कहते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आए थे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये रखना शुरू किया कि क्या क्या हम रिफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हाई पावर कमेटी है उसने लॉन्ग टर्म के लिए 35 सिफारिशें की हैं और शॉर्ट टर्म के लिए 60 सिफारिशें की, और उन्होंने बताना भी शुरू किया कि ये है और हो रहा है। तो वहीं पर कोर्ट ने उनको टोक दिया कि आपने जो सिफारिशें की थी वो क्या लागू हुई? तो राधाकृष्णन साहब ने कहा हाँ लागू हुई। तो फिर उनका दूसरा सवाल था तो क्या आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी? इन्होंने कहा हाँ कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आपको याद होगा तो बहुत कड़ा सवाल जस्टिस नरसिम्हा ने किया। जस्टिस नरसिम्हा ने उनसे कहा कि अगर आपने सिफारिशें की थी और सिफारिशें लागू होने की मॉनिटरिंग भी हो रही है तो फिर ये बताइए कि चूक कहाँ है, फिर ये कैसे हो रहा है? इसका तो मतलब हुआ कि कमी या तो आपकी सिफारिशों में थी या मॉनिटरिंग में है। आप इसको कैसे देख रहे हैं इस चीज को? वहीं पे अगर मैम माला जी बात करें हम, तो वहीं पे सवाल आया अकाउंटेबिलिटी की। इसी सब दौर पे जब बात लगातार चल रही थी तो बराबर जो है जस्टिस नरसिम्हा का बार बार इस बात पे फोर्स था कि सिंगल अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी तब तक जो है क्या बोलते हैं क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने ऐड भी किया कि हम इस केस को कुछ समय तक मॉनिटर करेंगे कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हम खुद भी करेंगे इस पर्टिकुलर मैटर को, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ उन्होंने बड़ा ही एक इमोशनल स्टेटमेंट भी दिया और उसमें एसजी ने भी उस में अपने स्टेटमेंट ऐड की कि 22 लाख बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स दोनों ही जो है क्या बोलते हैं, सिर्फ पैसा ही इन्वॉल्व नहीं होता, टाइम इन्वॉल्व होता है, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि देखिए हर घर का एक होता है कि बच्चों का मतलब पेरेंट्स का एक सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा। उस चीज़ को भी वो पहलू भी सामने आया इसमें निकल करके। जस्टिस नरसिम्हा ने बोला, जिस पे एसजी ने ऐड करते हुए बोला कि वी आर डीलिंग विद द यूथ, तो हम जो है इसको प्राइम मिनिस्टर के जो है सुपरविजन में कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि इसको हल्के में लिए हुए हैं। और उस पर इसी चीज़ को उन्होंने ऐड करते हुए बोला कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको निगरानी कर। वो तो सभी दोनों पक्ष ही इस बात पे राजी थे कि इससे बच्चे जो हैं वो बहुत हर्ट हो रहे हैं, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और आप भी सत्यम जी देखते होंगे कि जब घर में परीक्षाएं होती हैं और वो भी अगर प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट की परीक्षा देनी है या आईआईटी जेईई की देनी है तो बच्चे रात दिन जुटे रहते हैं, खाना पीना छोड़ के लगे रहते हैं। इवन पूरा पूरा परिवार जो है, पूरे घर का कार्यक्रम ही वो बच्चे की परीक्षा के अकॉर्डिंगली होता है। और जब वो परीक्षा दे करके आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि परीक्षा निरस्त हो गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया। बहुत से बच्चे ऑनेस्टली बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, उनको बहुत धक्का लगता क्योंकि उनको शुरू से फिर से तैयारी करनी है। ये चीज आज सुनवाई में दिखी जिसपे कोर्ट बहुत संजीदा था कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और हम उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। और सरकार ने भी कहा कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब सरकार भी गंभीर है, कोर्ट भी गंभीर है, एनटीए भी गंभीर है, निगरानी कमेटी भी गंभीर है, तो फिर ये चूकें बार बार क्यों हो रही हैं? आपने अपनी याचिका में कुछ क्या ऐसे सुझाव दिए हैं जो इस तरह की समस्या से उबरने की बातें करते हो? याचिका मैंने सबसे पहला है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की बात, एग्जाम की बात की है। साथ ही साथ मैंने एनटीए को डिजॉल्व करने की बात की, क्योंकि एनटीए को जब ले आया गया तो उसको लाने का पर्पज था कि ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर लीक के मामले रुके। 2017 से एनटीए आया, 2019 आते ही एक साल की कूलिंग पीरियड के बाद पहला पेपर लीक 2019, दूसरा 21, तीसरा 24 में कमेटी बन गई, उसके बाद भी नहीं रुका तीसरा, उसके बाद 2026 जस्ट आफ्टर कमेटी। इसी पे सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि आखिर जब सब सीरियस ही हो तो रुक क्यों नहीं रहा है। उससे भी बात अगर देखें तो जो है बाकी एग्जाम्स की बात कर लें हम, यूजीसी नेट, एसएससी सीजीएल, जेईई, मतलब एनटीए ने जितने भी एग्जाम, और एनटीए में और इसमें ऐड करा दूं कि एनटीए एक एनजीओ है, कोई सरकार की बनाई हुई बॉडी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है कि जिस पे है। तो हमारा ये डिमांड था कि एनटीए को रीस्ट्रक्चर करिए या तो प्रॉपर इसको डिजॉल्व करिए।
डिजॉल्व करके आप एक नई बॉडी ले आए जिससे प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी हो, क्योंकि एनजीओ है 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन के तहत ऑटोनोमस बॉडी है। आई थिंक ये जरूर है कि कानून द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, माफ करिएगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत ये जो है एज ए एनजीओ बना है और उसमें जो है इस रजिस्टर्ड है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं, प्राइवेट बॉडी कह सकते हैं हम इसे, कि इसको हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप एग्जाम करवाएंगे। वहाँ पे सारे लोग मैक्सिमम, कुछ लोग छोड़ करके 25 लोग छोड़ करके बाकी सब एडहॉक पे हैं। सारे सिस्टम एक टेंडर सिस्टम है, पूरा एग्जाम का ही सिस्टम। जब इस तरीके का सिस्टम इतने बड़े, मतलब एक 22 लाख, आप कह रहे हैं कि सारा काम जो है वो आउटसोर्सिंग है सारा। आज तो मैं इसमें मेरे कहने की नहीं है, ये तो आज डॉक्टर राधाकृष्णन ने खुद सबमिट किया। आप ये सोचिए क्या 22 लाख बच्चों का एग्जाम 25 लोग से करवाना संभव है? नहीं है। वो सिर्फ 25 लोग में, उसमें भी लोग एडहॉक उसमें। लेकिन वो ये कह रहे थे कि दो चीजें इसमें खास हुई आज हियरिंग में। एक तो उन्होंने, राधाकृष्णन साहब ने कहा कि 2025 में परीक्षा बिल्कुल सही हुई थी और सिर्फ कुछ जगह बिजली चली गई थी, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं हुई, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये इसलिए कहा कि हमने 2024 के बाद जो कदम उठाए उसकी वजह से ये परीक्षा सही सुनिश्चित हुई थी, ऐसी वो सफाई दे रहे थे। तो ये एक चीज उसमें आई थी। दूसरी चीज ये कि भले ही एनटीए, उन्होंने कहा कि एनटीए में सिर्फ 25 लोग हैं, लेकिन उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको कि परीक्षा वगैरह एक पूरा तंत्र होता है, वैसे कोई हैं शामिल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आईआईटीज हैं और उनके प्रोफेसर्स हैं हमारे साथ, हम उन आईआईटीज के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल चीजों का जो अनुभव है वो बता रहे थे कि है। आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब मैं टेंडर की बात करता हूं तो टेंडर की बात ऐसे ही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप जो है लोगों को हायर कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट में शुरू में ही रिमार्क दिया कि आप एडहॉक फिनोमिना जो है हर इंस्टीट्यूशन में, वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। उसी कारण, क्योंकि एडहॉक और एक परमानेंट दोनों एम्प्लॉय में जमीन आसमान का फर्क होता है, और वहीं पे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात होती है, वहीं पे इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिटी की बात होती है। ये सारी बातों को भी टर्म उन्होंने इसीलिए यूज किया क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और वहीं पे जो है क्या बोलते हैं, जब एडहॉक की बात होती है तो वहाँ पे बात करप्शन की भी इन्वॉल्व है, कि इसी तरीके से जो है पेपर लीक होना, बेचना, वहाँ पे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की। जब आप एक तरीके से, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप यूपीएससी जैसी संस्थाओं से सीखें कि किस मॉड्यूल में जो है एग्जाम कराते हैं। हाँ, क्योंकि वो कभी भी एग्जाम कभी लीक नहीं होता, नहीं हुआ कभी नहीं लीक हुआ। भी कि प्रीलिम्स और मेंस दो परीक्षाएं कराता है यूपीएससी, और विश्व स्तर की संस्था है और उससे कुछ सीखना चाहिए आपको। ये बात ये तो सवाल है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आप आईआईटीज ले रहे हो, इसरो से ले रहे हो, नासा से ले रहे हो, तो फिर भी लीक कैसे हो रहा है? अगर आप ये कह रहे हो कि बेहतर, आप एग्जाम में हाईटेक संस्थाओं को कोई जो है टेंडर देते हैं, जितने में टीसीएस जैसे संस्थाएं जो है टेंडर्स जो है एग्जाम कराती हैं, चाहे नीट पीजी का हो, यूजी का हो, और ऐसी संस्थाएं, वहाँ पे इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो कहीं ना कहीं इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है। और पेपर लीक का जो मामला होता है वो शुरुआत होता है 0 पॉइंट से, अकाउंटेबिलिटी तय होती है 0 पॉइंट से, कि जहाँ से पेपर बन रहा है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो हम एंड टू एंड छोड़ना है, जहाँ से शुरुआत हो रहा है वहीं से इंक्रिप्ट नहीं है। तो लीक तो शुरू वहां से है ना, कि पेपर जहां बन रहा वहीं से लीक शुरू हो गया। यानी आपका कहना है कि जो ये कमियां आई हैं, अब एक व्यवस्था, एक फुल प्रूफ व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए जो नीट का परीक्षा कराए, और जिसमें कि जो आज कोर्ट ने संकेत दिया कि आप एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि परमानेंट एम्प्लॉय हो, जिनकी जिम्मेदारी हो, किसी एक ऐसी व्यक्ति पर, ऐसे उस पर होनी चाहिए जिम्मेदारी जिसको आप पॉइंट आउट करें कि ये व्यक्ति है, अगर लीक हुआ तो ये जिम्मेदार है और सब सफल हुआ तो ये जिम्मेदार है। और ये तब जिम्मेदारी तय होती है जब कोई गवर्नमेंट की कोई एक बॉडी, ऐसी संस्था हो जिसमें सबके सब जिम्मेदार हों, और एक व्यक्ति जाए तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसा जिम्मेदारी पूर्ण सारा काम देखता हो, जिसको उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, यानी एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा उसी स्तर का तैयार होता है। जाने का लिया मतलब ये है कि कोई रिटायर हो गया, कोई कहीं चला गया डेपुटेशन पे। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, किसी भी चीज़ पे अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अगर वो चला जाता है कहीं,
दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब वो मैटर लगता है तो उस पर्टिकुलर मैटर में जब भी रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बुलाया जाता है अगर ज़रूरत लगती है तो जब परमानेंट की बात करते हैं, जब एडहॉक का जो क्वेश्चन आता है वो वहीं पे आता है, क्योंकि आप प्राइवेट एम्प्लॉय को एक बार कहीं भेज दिए तो उसे दोबारा कहाँ से बुलाओगे। और एक चीज़ पे अगर वो एक केस पे काम करके चला गया, दूसरा उस पे आ गया, तो वो उस टाइम पे कहाँ है कहाँ नहीं है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी एक टफ है। तो ये भी एक सवाल सबसे बड़ा है। यानी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की परीक्षाएं अगर करा रहे हैं आप, तो कम से कम इस तरह की बॉडी बनाएं जो फुल प्रूफ हो और पूरा मैकेनिज्म, पूरा तंत्र ऐसा हो जो फुल प्रूफ हो और जवाबदेह हो। ये दो बातें थी। एक चीज और आप बस शॉर्ट में हमें बता दीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। उन्होंने केंद्र सरकार को कुछ ऑर्डर दिया है, हलफनामा दाखिल करने को कहा है, क्या मांगा है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जो है डायरेक्शन ऑर्डर आज के डेट में जो डायरेक्शन दिया आज का, वो ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को बोला कि काउंटर एफिडेविट डिटेल्ड फाइल करेंगी, जो एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से फाइल होगा, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री जिसको HRD पहले कहते थे, ह्यूमन रिसोर्स। और मीनवाइल जो है सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को मॉनिटर करेगा और बिफोर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, 2 जुलाई जो है इनको यूनियन ऑफ इंडिया को अपना काउंटर फाइल करना, और इन मीनवाइल अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा, इसीलिए मॉनिटर करेगा। ये भी शायद बताया एफिडेविट में क्या क्या बोलना है। देखिए उसमें उनको डिटेल्ड बताना है कि किस तरीके से फेलियर है, क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म उनका फ्यूचर मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि NTA और कमेटी ने तो अपना जवाब दे दिया। अब सरकार इन सब चीज़ों को मैकेनिज्म के पीछे सरकार कैसे लुक आफ्टर कर रही है और हमारे पिटीशन में जो चीज़ें जो है लिखी गई हैं उसका क्या जवाब है, वो काउंटर में प्रॉपर तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया देगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो आज हमने विस्तार से चर्चा की कि नीट UG का पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो अगली तारीख आएगी 2 जुलाई की सुनवाई पे, तो उस समय केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करके बताएगी कि वो ऐसा भविष्य में क्या करने जा रही है जो ये पेपर लीक की घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन अब मामले की सुनवाई जुलाई में होगी, 2 जुलाई की। और जबकि मैं आपको बता दूं कि अभी 21 जून को दोबारा नीट UG का पेपर होना है, यानी जो कुछ होना है वो अभी सामने आ जाएगा। एक बात और खास हुई सुप्रीम कोर्ट में, आज सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे सरकार की ओर से, तुषार मेहता साहब, और उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की हैं और उनको हम कर रहे हैं, लेकिन आज सुनवाई के दौरान इसे बताना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी 21 तारीख को पेपर होना है, 21 जून को। तो फिर देखने वाली बात होगी कि 21 जून को होने वाली परीक्षा में ऐसे कौन से कदम उठाए जाएंगे जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में ऐसी दोहराई जाएगी नहीं घटना, ऐसे दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। हालांकि राधाकृष्णन साहब ने, सरकार ने, दोनों ही ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब दोबारा इसकी दोहराव नहीं होगा और पेपर लीक जैसी घटना नहीं होगी। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कुछ होता है तो मैं आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।